की विचार यात्रा के बहुत ही ईमानदार और अति निकृष्ट सहयोगी और सहयात्री के रूप में लोगों के दिलों पर अनवरत राज करने वाले बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और लोक दल में मेरे पिताजी के भी नेता रहे आदरणीय मंगीलाल मंडल जी, यहाँ मौजूद युवा राजद के बहुत ही लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष भाई राजेश यादव जी, प्रखंड अध्यक्ष और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सुनील जी, युवा प्रदेश के प्रदेश राजद के उपाध्यक्ष और उत्तम बाबू के बहुत ही सुयोग्य सुपुत्र भाई रुपेश जी, जिला प्रवक्ता बेगूसराय के श्याम प्रसाद दास जी, राजद के वरिष्ठ नेता और मधुबनी से चलकर यहाँ आए अरुण कुशवाहा जी, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव विष्णुदेव सहनी जी, समाजवादी नेता रामेश्वरी शाह जी, प्रदेश महासचिव पंचायती राज प्रकोष्ठ के रविनंदन सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष नसीम अख्तर साहब, जिला महासचिव अरुण यादव जी, युवा प्रदेश राजद के महासचिव राजू यादव जी, उपेंद्र जी जो पंचायती राज प्रकोष्ठ में है, युवा राजद के जिला उपाध्यक्ष दिलीप यादव जी, उत्तम बाबू के बहुत ही नजदीकी सहकर्मी रहे भोला दास जी, जिला राजद की कार्यकारिणी के सदस्य शमसुल अंसारी साहब, पंचायती राज प्रकोष्ठ मंसूर चेक के प्रखंड अध्यक्ष जनार्दन पोद्दार जी, विशुनपुर के मुखिया उदय राम जी, विशुनपुर पंचायत राजद के अध्यक्ष राम पदारत जी, विशुनपुर पंचायत के पूर्व मुखिया उदय चौधरी जी, युवा राजद के प्रखंड अध्यक्ष मुकेश मेहता जी, पंचायत अध्यक्ष चमथा के सहदेव राम जी, भगवानपुर के प्रखंड अध्यक्ष रणधीर वर्मा जी, यहाँ मौजूद वरिष्ठ अभिभावकों, नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, हम सब लोग एक निर्विवाद निराशा के दौर में आज जी रहे हैं और पिछले 11 वर्षों से इस देश को जितना पीछे धकेला गया और अतीत पर जितना प्रलाप किया गया, वह एक स्वाभिमानी देश के सामर्थ्य का द्योतक तो नहीं है। और हम सब लोग समता की लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर लोहिया के वैचारिक शिष्य हैं, जो कई स्तरों पर समता की बात करते थे, चाहे स्त्री पुरुष के बीच में हो, और कई तरह के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए अपने लोगों को तैयार करते थे। जो लोहिया के लोग रहे, जो कर्पूरी के लोग रहे और जो लालू जी के लोग, उनके बीच किसी बात को लेकर कोई अंतर विरोध तो नहीं है आज इस सभा में कि हम सब लोगों को जनता की सरकार कायम करनी है और अफसरशाही जो चरम पर है उस सरकार को उखाड़ के बंगाल की खाड़ी में फेंकना है। अगर इस बात पर सहमति है तो फिर आपकी जो भावनाओं का प्रकटीकरण अपने नेता मंगनीलाल मंडल साहब के सामने हुई, वह तो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच जाएगी आपकी बात, और आपकी भावनाओं के साथ हम सबकी भावनाएं जुड़ी हुई, लेकिन चुनौतियां इससे कहीं बड़ी और चारों तरफ से हमारी घेराबंदी जिस रूप में हुई 2020 में, एक जीती हुई बाजी जिस तरह से हमने खोई,
तो उस पर किन बातों को लेकर हमको सजग सचेत, चौकस और चौकन्ना रहना है, इस पर भी थोड़ा मंथन हो। अगर एक बूथ पर आपके 20-40 लोगों के नाम उड़ा दिए जाएं और 40 फर्जी लोगों के नाम जोड़ दिए जाएं, तो एक विधानसभा क्षेत्र में अगर 200 बूथ है तो 8000 वोटर तो ऐसे ही हमारे गायब हो जाएंगे। और हार होती है 400 से, 12 वोट से, 1000 से, 1300 से, कैसे हम जीतेंगे? तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने एक सामाजिक न्याय परिचर्चा का आयोजन विधानसभा वार किया पिछले दिनों। जो पुराने लोग हैं, जो बैलेट के जरिए अब तक लोकतंत्र में अपने अधिकार को एक्सरसाइज कर रहे थे, और जो बहुत सुशिक्षित और प्रशिक्षित लोग थे, वो तो बूथ पर कड़े कमान रहते थे। जो नए साथी हैं, उनको भी इस पूरी चुनावी प्रक्रिया की बारीकी और तकनीकी पक्ष से अवगत कराने के लिए पार्टी बहुत सुचिंतित ढंग से काम कर रही है। तो हम लोग जो यह सीखते थे और 95 से जो पोलिंग स्टेशन पर बैठकर बचपन में पर्ची काटकर अपने मताधिकारियों को देते थे, वह रिवायत कोई मर तो नहीं गई। तो लोकतंत्र में छोटा परिवार सुखी परिवार का सिद्धांत नहीं चलता। हम अपने परिवार का दायरा कितना विस्तृत कर पाते हैं, उससे हमारी जीत पक्की होती है। और अलग अलग सामाजिक समूह के लोगों को हम कितना जोड़ पाते हैं अपने साथ। और आप सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल इस देश का पहला दल है जिसने अपने सांगठनिक चुनावों में प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक अति पिछड़ों को 28% और दलितों आदिवासियों को 17%, तो कुल 45% आरक्षण सांगठनिक चुनाव में दिया। ये राष्ट्रीय जनता दल देश का पहला दल है, इसलिए कि हर सामाजिक समूह के अंदर से नेतृत्व को उभारा जाए। और जो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि प्रकृति का नियम जो भी हो, मनुष्य का नियम होना चाहिए समता, समानता, न्याय पर आधारित समाज। और समाजवाद के माने दरिद्रता का बंटवारा नहीं, समृद्धि का बंटवारा। और संविधान की प्रस्तावना भी यह मैंडेट देता है आपको, हमको, कि न्याय हो, व्यक्ति की गरिमा कायम रहे, अवसर की समानता हो, और राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय इसकी गारंटी हो। और डॉक्टर लोहिया तो सप्त क्रांति में कहते थे भाई, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, लैंगिक, हर तरह के न्याय की बात थी। और सामाजिक न्याय में ही हर तरह का न्याय समाहित है। अब तो जलवायु न्याय की बात होती, डिजिटल न्याय की बात होती, कोई डिजिटल डिवाइड नहीं हो कि किसी को सारी पहुंच किसी की हो, हर तरह के संसाधन पर, हर तरह के तकनीक पर, और कोई बिल्कुल उससे वंचित रहे। तो इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम सबको इस बात के लिए संकल्पित रहना है कि जो पूरे बिहार और तरह तरह की बातें करेंगे कि तेजस्वी जी तो महागठबंधन का चेहरा घोषित नहीं हुए, तो फला नहीं मान रहा, चिलाना नहीं मान रहा। आपको एक ही बात कहनी है कि तेजस्वी जी सिर्फ विपक्ष या महागठबंधन के नहीं, पूरे बिहार के सर्वस्वीकार्य और सर्वमान्य नेता हैं। और चेहरा तो कांग्रेस पार्टी का चेहरा नीतीश कुमार के होंगे, कांग्रेस पार्टी का चेहरा सम्राट चौधरी जी होंगे, अरे कांग्रेस पार्टी का चेहरा चिराग पासवान जी होंगे। पर इतना कॉमन सेंस तो सबके अंदर है ना भाई, कि कांग्रेस पार्टी हो कि माले हो, सीपीआई हो कि सीपीएम हो कि वीआईपी, उस सब जो है समवेत रूप से, निर्विवाद रूप से तेजस्वी जी की अगुवाई में यह चुनाव लड़ने जा रही है और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। तो हमको आपको अपने हिस्से का पहाड़ तोड़ना है। डॉक्टर लोहिया बालू में से तेल निकालते थे, यहाँ हम लोग तेल पीट में से भी तेल नहीं निकाल पा रहे हैं, कहीं बह जा रहा है।
तो समाजवाद तो अभावों में पली विचारधारा है। अब अगर पोलिंग के दिन हम इस बात को लेकर रूठे कि फला पार्टी के लोगों को तो इतना पैसा दिया है हर बूथ पर, अरे वो 2000, 1000, 1500 से जीवन चलता, वो तो गरीब गुरबों की पार्टी, ये गरीबों के लिए, गरीबों द्वारा, गरीबों की स्थापित पार्टी, आपकी पार्टी, हमारी पार्टी, हम सबकी पार्टी है। वह तो एक चुनाव तो बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियों में एक गतिविधि है, संपूर्ण राजनीति नहीं है। राजनीति तो 365 दिन चलने वाली गतिविधि है, और चूंकि हम इस गतिविधि को नहीं करते और लोग कहेंगे कि ये राजनीति का समय नहीं है, हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते। राजनीति कोई बहुत खराब चीज है जो किसी माहे पाक में बहुत पाक हो जाएगी और बाकी दिनों में जो है वो बड़ी गंदी चीज है। राजनीति सामाजिक बुराइयों से लड़ने का औजार है, सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त जरिया है, और सामाजिक राजनीतिक चेतना से संपन्न लोग ही किसी तरह का बदलाव ला पाते हैं। दुर्भाग्य है आज हम सबका कि जो हमारे एमपी एमएलए लेजिस्लेटर हैं वो कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर बनना चाहते हैं, वो लेजिस्लेटर बनना चाहता है। दिलचस्पी किसी की नहीं है कानून बनाने में, लोगों को न्याय दिलाने में। तो राजद ही एक ऐसी पार्टी है इस बिहार में जहां आज भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है। और आपकी आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, वह आपके चुनाव लड़ने की आड़ में कोई अवरोध नहीं होगा। तो इसलिए हम आपसे इतनी ही विनती करना चाहते हैं कि हम लोग राजनीति को बड़ी शिद्दत से और बड़ी संजीदगी से जिए। आप सबके मन में क्यों इज्जत और एहतराम का भाव है मंगनीलाल मंडल जी के प्रति? क्योंकि यह अंतर पीढ़ी स्मृतियां हम तक पहुंची हैं। किन्हीं के दादाजी ने इनके साथ काम किया होगा, किन्हीं के पिताजी ने, कोई खुद, और वहां से हमारी पीढ़ी तक पहुंची है। अब भागलपुर में लोक दल का सम्मेलन हो रहा हो, कर्पूरी जी हो, मंगनीलाल मंडल जी हो, मेरे पिताजी उस समय एमएससी में पढ़ते थे और उन्होंने कहा, कर्पूरी जी ने कहा था रामविलास जी को भारतीय राजनीति का उदीयमान नशा। अब वो बात तो हम तक पहुंची और हमने किसी ऐसे ही बक्से में रखी हुई एक पोस्ट कार्ड हमने देखा, और क्या नेता और कार्यकर्ता के बीच एक आत्मीय संबंध था कि कोई प्रिंट कराकर नहीं आजकल की तरफ कंप्यूटर में भेज दिया, अपने हाथ से लिखकर नए साल की बधाई दे रहे हैं मंगनीलाल मंडल जी। उसमें लिखा हुआ मंगनीलाल मंडल, एक चिट्ठी है जिसमें नीचे लिखा है आपका साथी मंगनीलाल। तो हम कह रहे हैं ये खतो किताबत की जो रिवायत है ये क्या फिर से नहीं शुरू हो पाएगी? आपकी नाराजगी, आपको हक है अपने नेता की बात कहने का, अब उनसे रूठने का, फिर मान भी जाने का आपसे उम्मीद नेता रखते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में फंसकर हम गुटबाजी में और हम दल का नुकसान कर दें, ये तो ठीक बात नहीं। जब आपको मालूम है कि 243 विधानसभा क्षेत्र ही है और सारे घटक दलों को उस पर चुनाव लड़ना है, तो हर कोई तो नहीं चुनाव लड़ पाएंगे, लेकिन ऐसी सैकड़ों समानांतर संस्थाएं इस देश में हैं, इसी जमहूरियत में, जहां और आप और हम नदारत हैं, कहीं नजर नहीं आते। तो कोई सिस्टम नहीं हम बना पाए। दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे, आज की तारीख में भी 500 लोगों को दिल्ली में कहीं उनको लगवाना होगा, वो लगवा देंगे। इसको कहते हैं सिस्टम। और हम अगर सत्ता से बाहर हो जाए तो एक एसपी हमारा फोन नहीं उठाए, और एसपी और डीएम जो हमारे एमएलए के साथ बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करे, ये तो नहीं है। सर्किट हाउस जो आप देख रहे हैं आईबी, उसमें कभी किसी जनप्रतिनिधि को रुकने दिया जाता था क्या? आज तो झाड़ते हैं एमपी एमएलए। यह लड़ाई भी भूपेंद्र बाबू ने लड़ी कि जनता के पैसे से यह संचालित हो रहा है और जनप्रतिनिधि वहां नहीं होंगे, लेकिन जनप्रतिनिधियों में भी कुछ बुराइयां आई, इसको हम स्वीकार करते। अरे जनता ही एमपी एमएलए बनाती, उनके सामने हम क्या विधायक पना और मंत्री पना दिखा रहे हैं? हमको हमारा सांसद पना दिखाना है उस डीएम के यहाँ जो बदतमीजी की इंतहा पार करके हमारे लोगों को जलील करता है। दाखिल खारिज कराने जाइए आप,
मोटेशन कराने जाइए आप जमीन का। यही लालू प्रसाद जी राबड़ी जी का शासनकाल था कि मालगुजारी आपको प्रति बीघा 3 से 5 रुपया देना पड़ता था। अब जाके देख लीजिए, किसानों को उसकी जेब में कभी उसका उचित मेहनताना गया नहीं तो पंजाब से ज्यादा जो जरखेज जमीन बिहार की, जहां सिंचाई की कोई कमी नहीं, पानी की कोई कमी नहीं, और हमारे लोग दिनहीन विचाराधीन स्थिति में रहते, कभी ठीक से उसके धान की यदि प्राप्ति नहीं होती, मक्के की इतनी बड़ी पैदावार का इलाका पूरा फड़किया का, कभी उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता। सब्जी उगाने वाले भाइयों की सब्जी सड़ती रहती है, और जबरदस्ती जो है आपको आपके खेत में कीटनाशक खरीदवा के डलवाया जाता है। बीमार पड़िए, नकली यूरिया बेचा जाता है, शराबबंदी कर दिया, उसके नाम पर जो आते पिछड़े समाज के, दलित समाज के 8 लाख से ज्यादा लोग जेल में ठूस दिए गए, सड़ा दिए गए। और हम नहीं कहते ये जंगल राज करते हैं, वह तो एक पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पानी के जमाव के चलते जो स्थिति उत्पन्न हुई, उस पर हाईकोर्ट की टिप्पणी थी कि ये जंगल लाइक सिचुएशन नजर आ रहा है, उसको पूरे बिहार पर चस्पा कर दिया। और जिस पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह ने, कोई टिप्पणी की बात मैं नहीं कर रहा, फैसला सुनाया कि ये शराब माफिया, ये एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर और ये पुलिस विभाग के लोग, तीनों के बीच नेक्सस है, और ये तीनों शराबबंदी के पूर्ण समर्थन में है, और इसलिए है कि 40,000 करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है बिहार में। दुनिया में कहीं नहीं देखा गया, शराबबंदी अलग अलग इलाके में भी होती है, कि अवैध शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों पर ही कार्रवाई हो जाए, और मुख्यमंत्री ये कहते हो कि पिएगा तो मरेगा। इतना असंवेदनशील व्यक्ति, इतना बेगैरत बेहया आदमी आज तक बिहार का कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ होगा। आपको तो कार्रवाई करनी चाहिए थी उन माफियाओं पर, और उन माफियाओं की गिरफ्तारी करने के लिए जब पुलिस के लोग जाते हैं तो वो पिटा के आते हैं पूरी तरह से। तो इन सब चीजों पर काम होगा। आप जान रहे हैं कि दुनिया की कोई भी मुल्क की सरकार हो, किसी सूबे में 17 महीने के अंदर 5 लाख नौकरी नहीं दी होगी, लेकिन ये तेजस्वी यादव जी ने करके दिखाया। और इनके मंत्री और कारकुन नीतीश कुमार जी के कहेंगे कि नहीं, उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद होता है क्या? वो तो एक साधारण कैबिनेट मंत्री थे, उनको कैसे श्रेय जाएगा? ये पूरी एक समृद्ध परंपरा को कलंकित करने वाले लोग हैं। क्या बिहार के लोगों को यह नहीं पता है कि रामजपाल सिंह यादव जी, जयपाल सिंह मुंडा जी, कर्पूरी ठाकुर जी, सुशील कुमार मोदी जी, तेजस्वी प्रसाद जी, तारकेश्वर जी, रेणु जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिंह, इतने लोग उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उप मुख्यमंत्री के रूप में अगर किन्हीं का काम लोगों के दिलो दिमाग पर अंकित है तो सिर्फ 2 लोगों का। एक जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी का, जिन्होंने गरीब गुरबों के बच्चों की शिक्षा हो सके ठीक से, इसलिए उसको मुफ्त किया, अलाभकारी जमीन पर से मालगुजारी खत्म किया, जिन लोगों को अपमानित किया जाता था उन लोगों को लाइसेंस दिया, हथियार रखने का फैसला लिया, और जो लोग मैट्रिक में ही घोलट जाते थे, फेल कर जाते थे, प्रतिभा संपन्न होने के बावजूद एक अंग्रेजी भाषा उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में अवरोध पैदा करती थी, उनकी अनिवार्यता उस भाषा की उन्होंने समाप्त कर दी। इसलिए कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा हमेशा के लिए जनमानस में जिंदा रहेंगे। और दूसरे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, जिन्होंने टेंडर की, ईओटी की, कॉस्ट वेरिएशन की कोई फाइल मंत्री के पास नहीं जाएगी, और 20 महीने के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए 5000 किलोमीटर का सड़क का निर्माण करा। पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग की जो हमारे समाज की बच्चियां हैं वो पढ़ नहीं पाती थी, उनके लिए हर कमिश्नरी में एक आवासीय विद्यालय खोलने का फैसला मोहतरमा राबड़ी देवी जी ने लिया। और आज आप देखिए किसी किसी कमिश्नरी में 2-2 स्कूल, अब तो हर जिले में वो स्कूल खोले, इसका फैसला हुआ। और महागठबंधन की पिछली सरकार में ओबीसी ईबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर तेजस्वी जी होते थे,
हमको याद है कि पटना के आवासीय विद्यालय को विजिट करने गए, उन्होंने पूछा कि यहाँ ठीक से भोजन मिलता है कि नहीं, कंप्यूटर है कि नहीं, अंग्रेजी की पढ़ाई होती है कि नहीं, शिक्षक समय पर आते हैं कि नहीं, भोजन और शिक्षा की गुणवत्ता है कि नहीं, और फिर काम हुआ उसका। और इस बार अति पिछड़े समाज की बेटी अनीता चौधरी जो उस विभाग को देख रही, नई पर्यटन नीति बिहार में 10 करोड़ के आसपास पहली मर्तबा इस 17 महीने के दौरान पर्यटक आए। जो भी सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व के धरोहर स्थल थे, उन सब जगह का सौंदर्यीकरण हुआ। हम अपने इतिहास को संरक्षित सुरक्षित रख पाए, इसका ख्याल रखा गया। नई क्रीड़ा नीति लाई। वो जमाना गया जब कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। नहीं, स्पोर्ट्स के मामले में जो हमारे देसी खेल थे, जिसकी वकालत राज्यसभा में भूपेंद्र बाबू करते थे और चौधरी चरण सिंह जी ने कि नहीं, ये काहिलों का खेल है क्रिकेट। 6-6 दिन तक टेस्ट मैच की रनिंग कमेंट्री के लिए दफ्तरों में ट्रांजिस्टर कान में सटाए हुए लोग रहते हैं। पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनेगी, इसकी रनिंग कमेंट्री पर रोक लगाएंगे। तो देखिए हेलो, तो आप जानिए कि देसी खेल, चाहे कबड्डी हो, घुड़सवारी हो, तैराकी हो, दौड़ हो, तमाम तरह के खेल, उन सबको बढ़ावा देने के लिए एक स्पोर्ट्स नीति बनाई गई। नई आईटी पॉलिसी लाई गई और ये तीनों विभाग राजद के पास। हमने 4 लाख शिक्षकों की बहाली की और 1994 में जो लालू जी ने बीपीएससी के जरिए बिहार में पहली मर्तबा शिक्षकों की बहाली की। बहुत सारे लोग अदालत का रुख किए, उन्होंने कहा भाई ये ABCD और आ का पहाड़ा, मैंने 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा, इसको सिखाने के लिए कौन सी ट्रेनिंग की जरूरत है भाई? और अगर आप ट्रेंड हैं तो परीक्षा को फेस करने से क्यों आपको परेशानी है? पूरा का पूरा आप देखते सारे के सारे शिक्षा माफिया बीएड कॉलेज ट्रेनिंग कॉलेज खोल के बैठे हुए कहां से फर्जी डिग्री लेके आते थे। और उन्हीं शिक्षकों की बदौलत जो 25,000 शिक्षकों की बहाली हुई, बिहार के विद्यालय अब तक चल रहे थे। माने बिना माथा का नीति जो होता है वो नीतीश कुमार जी ने लाया। डिग्री लाओ, नौकरी पाओ, जैसे झालमुड़ी हो, कहीं भी खोमचा वाला लगा के बैठा हो, आप जाके खा लो। इस तरह से आप बनाएंगे देश को। जो लोग भी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के बगैर नेशन बिल्डिंग की बात कर रहा है, वो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और फिर आप समझिए कि 94 के बाद फिर राबड़ी जी के समय में बहाली हुई एक बार, फिर विश्वविद्यालय महाविद्यालय के शिक्षकों की बहाली 1350 की, 1300 शिक्षकों की बहाली लालू जी के समय में, फिर राबड़ी जी के समय में 1050 प्रोफेसर की बहाली, और हमेशा गुणवत्ता का ख्याल रखा गया। लंबे समय के बाद जब तेजस्वी जी सरकार में शामिल हुए हैं, तब जाके फिर से परीक्षा लेकर बहाली हुई। और अब आप समझिए कि अगले 30 साल तक के लिए कम से कम शिक्षक छात्र अनुपात को हमने नियमित करने की कोशिश की है, और बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़कर भी देश के बड़े बड़े पद पर पहुंच सकेंगे। तो सरकार का तो यह काम है, सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त करना। और आप लगातार रोना रो रहे हैं, एक सुई का कारखाना नहीं खोला, और लालू जी को आप बदनाम कर रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को दोहराता हूं कि 15 अगस्त 1947 जो इस देश की आजादी का दिन, और तब से लेकर 9 मार्च 1990 तक बिहार के सभी मुख्यमंत्रियों ने मिलकर भी जितने विश्वविद्यालय नहीं खोले, उतने अकेले लालू प्रसाद जी ने 6 विश्वविद्यालय और 1 विश्वविद्यालय राबड़ी जी। मंगनी बाबू तो मंत्री थे, चाहे वो भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा हो, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा हो, सीधो कानो मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका हो, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग हो, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा हो, चाहे मौलाना मजारुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना हो। ये वही मजारुल हक हैं जिनके आशियाना स्थित घर पर मोतीलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, जाने कौन कौन लोग नहीं ठहरे थे। और आज वक्त के नाम पर तमाम तरह से हमारे मुस्लिम भाइयों को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये लोग अडानी अंबानी जैसे लोगों को वक्त की जमीन दें और वहां कारोबार इन लोगों को उद्योगपति घराने के लोग कर सकें। मजारुल हक साहब ने उस जमाने में
आजादी के आंदोलन में शरीक लोगों की गतिविधियों का एक केंद्र पटना में बन सके, सदाकत आश्रम के लिए 16 बीघा जमीन दान की, 400 से ज्यादा विद्यालय खोले, वहीं काशी विद्यापीठ भी उन्होंने खोला। ऐसे लोगों के तक क्या तपस्या से यह देश बना। इसलिए साथियों, हमको आपको इस बात को प्रचारित करना है, चाहे वो 15 साल का लालू राबड़ी शासनकाल हो, 5 वर्ष के लिए रेल मंत्री के रूप में अभूतपूर्व काम हो, जॉर्ज साहब भी रेल मंत्री रहे, रामविलास जी भी रेल मंत्री रहे, नीतीश कुमार जी भी रेल मंत्री रहे, एलन मिश्रा साहब भी रेल मंत्री रहे, इसी बिहार से आते थे सारे लोग। लेकिन हमेशा रेलवे घाटे में रहा। रेलवे मुनाफा में पहली मर्तबा तब गया जब लालू प्रसाद जी रेल मंत्री बने। ये तो हमारे लिए फख्र की बात है। क्या ये सच नहीं है कि भाई केरल से भी ज्यादा विश्वविद्यालय का शिक्षा बजट बिहार का था? क्या इस बात को नकारा जा सकता है कि लालू प्रसाद जी ने उन तमाम जिस पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था कायम है, आज भी कृषि और पशुपालन और मृतकों में भी जाएंगे तो जिस देश में बलराम हल चलाते हो, कृष्ण गाय चढ़ाते हो, उस रिवायत के इस मुल्क में उन्होंने एक चरवाहा विद्यालय खोला कि गैया बकरी चढ़ती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए, जन्म दिया तो शिक्षा दो। और कुरान शरीफ का भी पहला वाक्य इकरा, फरमान है कि पढ़ो। अरबिक में कहते हैं उतलुल इल्म वलो काना बिस्सीन, इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े, मैंने अरब से बहुत दूर तो जाना चाहिए। फारसी में कहते हैं बया दामन इल्म की रुस्तवार कि इल्म नसानत बदारुल करार, आओ इल्म के दामन को मजबूती से थामो, क्योंकि ये यही इल्म है जो तुमको मुक्त करेगी तमाम तरह के छोटी सोच से, तमाम तरह की वायवीय यांत्रिकता से। और मनुष्य तो मनुष्य के रूप में अगर नहीं समझा जाए किसी समाज में तो समाज पर लानत। और इसलिए लालू प्रसाद जी ने आत्महीनता का शिकार हो गए समाज में लोगों को आत्मबल देने का काम किया। और ये एक ऐसा योगदान है जो कोई जबानी नहीं आपको बताया जा सकता, ये महसूस करने वाला बदलाव रहा। और तेजस्वी जी के उप मुख्यमंत्री रहते हुए पहली बार बिहार में 700 ऐसे डॉक्टर बर्खास्त किए गए जो नदारद रहते थे। और बिहार सरकार ने 2020 के चुनाव के पहले हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल की कि 75% से ज्यादा डॉक्टर के, मेडिकल स्टाफ के, नर्स के पद बिहार में खाली हैं। और इसीलिए 1,32,000 के आसपास पब्लिक हेल्थ कैडर की बहाली का रास्ता खोला तेजस्वी जी ने। कैबिनेट से पास नहीं होने दिया नीतीश कुमार जी ने कि नहीं चुनाव आएगा तब करेंगे, क्योंकि मन में खोट था उनके। आपने कभी देखा है कि किसी दल का संचालन, आंतरिक संचालन कैसे हुए किसी और पार्टी का आदमी तय करे? लेकिन अमित शाह के कहने पर एक पेशेवर प्रबंधक प्रशांत किशोर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। तो ये कब जो है अंजुमन इस्लामिया हॉल से सीधे नागपुर दफ्तर की तरफ रुख कर लेते हैं। और किसके कहने पर? कभी कहेंगे कि संजय झा ने हमको कहा तो इधर आ गए, कभी कहेंगे ललन सिंह ने कहा तो उधर चले गए, कभी कहेंगे नहीं मन लग रहा था। ये आपको आश्वस्त करने वाला जवाब लगता है? अरे राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी, राबड़ी देवी जी और हमारे तमाम नेता आपका मन लगाने के लिए थे। आपकी व्यक्तिगत अभिरुचि हो सकती है, नृत्य में हो सकती है, संगीत में हो सकती है, कला के अलग अलग आयामों में हो सकती है, लेकिन उसके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी आपका एलाय नहीं है। और बार बार ये कहना कि हमने बनाया, सबसे बड़ी पार्टी हम थे। 2 बार आपको राजनीतिक रूप से ऑक्सीजन देने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया, नहीं तो भाजपा तो आपको खत्म करने पर आमादा थी। अरे आपके जदयू का समर्थन था अरुणाचल प्रदेश में, आपके 7 में से 6 विधायक को तोड़ दिया बीजेपी ने, और इसी बिला पर आ पाए थे कि क्षेत्रीय दल को नस्तनाबूद करने पर भारतीय जनता पार्टी आमादा है। और हम लोगों के नेता तो कहते रहे कि रीजनल पार्टीज आर ओरिजिनल पार्टी, क्षेत्रीय दल ही असली दल है, क्योंकि क्षेत्रीय आकांक्षाओं की तर्जुमानी और उसकी पूर्ति यही दल करते हैं। नहीं तो एक जमाना था कि भाई कभी 5 साल की मियाद पूरी नहीं होने देते थे श्री बाबू के बाद किसी मुख्यमंत्री को। उठाकर देख लीजिए आप, कर्पूरी जी पहली बार 163 दिन की सरकार, दूसरी बार 2.5 साल के आसपास, और उन्होंने जब 17,000 वैकेंसी सिर्फ इरिगेशन डिपार्टमेंट में, सिंचाई विभाग में 17,000 बहाली लाया तो सप्ताह भी नहीं बीता और ये दंगाइयों बलवाइयों ने जमशेदपुर में दंगा भड़का के उनकी सरकार गिरवाई।
इसलिए नहीं राम सुंदर दास जी को मुख्यमंत्री बनाया गया कि ये लोग कोई दलितों के बड़े हिमायती थे, बल्कि इसलिए कि कर्पूरी जी इस समाज को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने की आकांक्षा और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे थे। आपने जैसे कर्पूरी जी ने 1978 में 26% आरक्षण दिया ताकि पिछड़ों के लोग, पसमानदा के लोग इस आंखों में आंखें डालकर स्वाभिमान के साथ 12% अति पिछड़ों को, 8% पिछड़ों को, 3% सभी जाति की महिला लोहिया करते थे। पूर्ण समाज पिछड़ी और प्रतिशत आर्थिक रूप से विपन्न लोगों को इन लोगों ने हमारी सरकार नहीं चलने दी। 15% आरक्षण राम नरेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में दिया, उनकी सरकार गिरा दी। किसानों के बड़े नेता ताऊ देवीलाल जी को चलने नहीं दिया, उनकी सरकार गिरा दी। और ये सब कुछ हो रहा था चरण सिंह जी को कमजोर करने के लिए, सामाजिक न्याय की धारा को अवरुद्ध करने के लिए। और आपको यह मालूम हो कि कर्पूरी जी द्वारा दिए गए आरक्षण के फैसले के खिलाफ पहली बैठक पटना के लाला लाजपत राय भवन में जो हुई, उस बैठक की अध्यक्षता नीतीश कुमार जी ने की। उस बैठक में मेहमान खुसूसी सत्येंद्र नारायण सिन्हा थे। ये लोग हमेशा को-ऑप्ट हो जाने वाले लोग थे, ऊपर चाटो नीचे काटो, ये कभी भी बदलाव के वाहक नहीं हो सकते। जिन लोगों ने हमारे नेता जगदेव प्रसाद को अमानवीय तरीके से मारा, जिस आदमी के बारे में बाबू मुद्रिका सिंह यादव जी जो प्रधान महासचिव राजद के होते थे और जगदेव बाबू के अति करीबी सहयोगी के रूप में शाना बशाना काम किया, और उन्होंने विधानसभा में कहा कि आज भी जगदेव प्रसाद का हत्यारा इसी हाउस में मौजूद है। उस रामाश्रय प्रसाद सिंह को आपने जल संसाधन मंत्री बना दिया, संसदीय कार्य मंत्री बना दिया, जिसने जगदेव बाबू के मुंह पर पेशाब करने वाले ऑफिसर को यह निर्देश दिया था कि इस आदमी को खत्म कर देना। ऐसे ऐसे पुरखे हमारे अपमानित होते रहे और अपमान करने वालों का साथ नीतीश कुमार जी ने दिया। 15 वर्षों में जिस लड़ाई को लालू प्रसाद जी ने कर्पूरी जी के वचन का पालन करते हुए जो नेता विरोधी दल का कद होता था, उस कद की लाज को जोगते हुए कदम बढ़ा रहे थे आगे, जिनके नाराज मात्र हो जाने से भारत का प्रधानमंत्री बदल जाया करता था, उस लड़ाई को वापस आपने वहीं उन्हीं पुनरुत्थानवादी ताकतों के हवाले कर दिया। हमें हैरत होती है और हमें यह लगता है कि हमारे इन लोगों को छोड़कर ये सब काम होता था। एक बात और आपको बोलना है, जब ये लोग कहें कि तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री थे, वो कोई पद होता है, आप इनको कहिए कि ये अपमान है संसदीय लोकतंत्र में। वो सिर्फ कैबिनेट मंत्री उप मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं थे, बल्कि सरकार में शामिल सबसे बड़े दल के स्थापित नेता की हैसियत से थे और अपने एजेंडे के साथ थे। इसी बात पर सरकार बनी थी कि हमने जो घोषणा की थी कि 10 लाख नौकरी देंगे कैबिनेट में अपनी पहली दस्तखत से, इस एजेंडे को आप पूरा करेंगे। और जातिवार जनगणना जब अखिल भारतीय स्तर पर नहीं हो सकी, सरकार ने मना कर दिया, तो मजबूरन अपने खर्च पर जो बिहार सरकार ने करवाया, नीतीश कुमार जी की स्वीकारोक्ति है। और भारत के संसद के बाहर प्रेस के साथियों को ब्रीफ करते हुए, यह तो तेजस्वी यादव जी का ही प्रस्ताव था कि एक सर्वदलीय शिष्टमंडल चले, प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मिले और हम लोग आए हैं। तो अभी कोई मनाही नहीं हुई है, हम इंतजार करेंगे। इंतजार के बाद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी का बयान आ गया, सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं। और हम सरकार में शामिल हुए तब जाति आधारित गणना बिहार में हुई है, और उसका हासिल क्या है कि बिहार में सभी जाति मजहब के 94 लाख परिवार ऐसे निकलकर सामने आए जिनकी मासिक आय 6000 से भी कम है, और जिनमें 2 लाख रुपया स्वरोजगार के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए देने का फैसला किया सरकार ने। 1250 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान भी हो गया। आज तक वो पैसे उन जरूरतमंद परिवारों के खाते में नहीं गए। हम सरकार से बाहर आए, पेपर लीक होना शुरू हो गया, चाहे वो बीपीएससी का पेपर हो, चाहे शिक्षक भर्ती का हो। पता नहीं, हम सरकार में आते हैं तो जंगलराज शुरू हो जाता है, हमारे साथ नीतीश कुमार आते हैं तो जंगलराज, उनके साथ चले जाते हैं तो भाई पूरा का पूरा जैसे लग रहा है कि एकदम हरा हरा दिख रहा है। ये कौन सी बात है? और भाजपा के साथ रहते हुए इनकी हिमाकत नहीं थी कि ये कोई कास्ट बेस्ड सर्वे करा ले। और आप जानिए कि असल में लोहिया जो कहते थे संसोपा ने बांधे गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60,
राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान। इसको धरातल पर उतारने का काम अगर किसी दो जननेता ने किया है तो एक का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर है और दूसरे का नाम लालू प्रसाद। कोई बहुत दूर नहीं है यहाँ से अलौली राउंड मिश्री सदा कॉलेज होता था, और यहीं पर इसी बलिया लोकसभा क्षेत्र जो अब नहीं है अस्तित्व में, कॉमरेड सूर्य नारायण सिंह जी, जिनको सूरजदा कहते थे, उनके प्रचार में लालू जी आए थे। और उस कॉलेज में लालू प्रसाद जी ने कहा कि कर्पूरी जी जब आरक्षण की बात करते थे तो ये लोग माँ, बहन, बेटी, बहू की गालियां देते थे, और जब लालू यादव आरक्षण की बात करता है तो गाली देने से पहले अगल बगल देख लेता है कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अकलियत का आदमी तो नहीं है। बचड़ बचड़ किए तो कुटेबो करेंगे। मैं अक्षर सा लालू प्रसाद, और ये इसलिए संभव हो सका कि कर्पूरी जी ने जो हमको ताकत दी, उस ताकत पर दिखाया और आपने भरोसा दिखाया। इसलिए साथियों, 78 में जो आरक्षण मिला, हमारे पुरखे के द्वारा 12 साल तक आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ाई जा सकी। आरक्षण की सीमा तब बढ़ी जब लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री हुए और अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ा के 12% से 14% किया गया। पिछड़ों का आरक्षण 8% से बढ़ा के 12% किया गया। फिर 10 साल आरक्षण नहीं बढ़ा, और आरक्षण तब बढ़ा जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री के रूप में यह फैसला लेती हैं झारखंड के बंटवारे के बाद कि आदिवासी की बड़ी आबादी तो उस इलाके में चली गई है, तो फिर से अति पिछड़ों का आरक्षण राबड़ी जी ने बढ़ाकर 14% से 18%। 2005 में तो मुख्यमंत्री के पद से हट गई थी। फिर आप समझिए 18 साल तक बिहार में आरक्षण नहीं बढ़ा। आरक्षण तब बढ़ा जब तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री हुए, और आरक्षण की सीमा बढ़ाकर हमने अति पिछड़ों की 18 से 25% किया, पिछड़ों की 12 से 18% किया, दलितों का आरक्षण 16% से बढ़ाकर 20% किया, और आदिवासियों का आरक्षण 1% से बढ़ाकर 2% किया। इस पूरे बड़े ऐतिहासिक काम का श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है, उस व्यक्ति का नाम तेजस्वी यादव है। ये कहते हैं कि कुछ नहीं थे तेजस्वी यादव, अरे सरदार पटेल, भाई मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम, ताऊ देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी, ये सारे के सारे लोग तो प्रधानमंत्री थे। तो जो लोग उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव जी को श्रेय नहीं दे रहे हैं, वो दरअसल सरदार पटेल का अपमान कर रहे हैं, वो दरअसल बाबू जगजीवन राम का अपमान कर रहे हैं, चरण सिंह का अपमान कर रहे हैं, मोरारजी भाई का अपमान कर रहे हैं, देवीलाल जी का कर रहे हैं, और आडवाणी जी का कर रहे हैं। सरकार इकबाल से चलती है, सरकार सत्य निष्ठा से चलती है, और जो सरकार अतीत पर रोना रोए, वह सरकार जनाकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकती। एक तरफ नरेंद्र मोदी है जो कहते हैं 2014 के बाद इस देश में सूर्योदय हुआ, एक तरफ नीतीश कुमार है जो कहते हैं 2005 के बाद बिहार में सूरज उगना शुरू हुआ। अरे लालू प्रसाद जी ने तो कभी नहीं कहा था कि हमसे पहले 89 में बजट का साइज क्या था। अरे महंगाई बढ़ी है, लोगों की क्रय शक्ति घटी है, और चरण सिंह जी कहते थे कि हमारा देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि किसानों की क्रय शक्ति खरीदने की क्षमता नहीं बढ़ेगी। बाजार में सामान है, उत्पादन हो रहा है और हम खरीद नहीं पा रहे, और हमारा उत्पादन किया हुआ जो चीज है, खाद्य सामग्री, उसकी कोई बखत नहीं है। आपसे दूध जो है खरीदा जाएगा किसी कीमत पर, सब्जी किसी कीमत पर, मक्का भुट्टा किसी कीमत पर, और सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न के नाम पर वह बिकता है 50 रुपए में, 60 रुपए में, 200 रुपये तक। तो चरण सिंह जी कहते थे किसानों की एक आंख खेत की मेड़ पर और दूसरी आंख दिल्ली के लाल किला पर होनी चाहिए, और जिस दिन किसान का बेटा बजट बनाने लगेगा उस दिन यह देश सुधर जाएगा। इसलिए हम आपसे, क्योंकि हमारे अभिभावक को बोलना है, और मैं इसको अपनी खुशबख्ती समझता हूं कि जिन्होंने मेरी पीएचडी के फील्ड वर्क के दौरान भी डॉक्टर लोहिया पर एक अमूल्य रेटिंग दिया अपनी बातचीत के जरिए, राजनारायण जी के बारे में इतना मोहक वर्णन और शायद किसी के मुंह से हमने सुना होगा, तो आप एक चलता फिरता समाजवाद का शब्दकोश ही नहीं बल्कि मुकम्मल किताब है। आपको हम सब लोग सुनना चाहते हैं। एक ही गुजारिश मुझे आपसे करनी है, ये जो शोषितों की सुषुप्त चेतना है,
जिसको झकझोरने का काम लालू प्रसाद जी ने, शरद यादव जी ने, हमारे तमाम पुरखों ने किया, उसको फिर से सुषुप्तावस्था में नहीं जाने देना। और कर्पूरी जी निधन से 2.5 महीना पहले अरौली आए थे, उनकी एक सभा हुई और पिताजी ने एक चिट्ठी लिखी थी कि बहुत ही हताश और निराश है यहाँ के कार्यकर्ता, आपका कार्यक्रम नहीं लगेगा तो लोग कहते हैं दल छोड़ देंगे, लोग दल के दूसरे खेमे में चले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम आएंगे। और वो अपने हर जनसभा में वो जानते थे कि हमारे लोगों का स्तर क्या है, हमारे लोग वो लोग हैं। हमारे लोग वो लोग हैं जिनके पेट पर ही नहीं बल्कि दिमाग पर भी हजारों साल से लात मारी गई। इसलिए आपको आंखों में आंखें डालकर इन प्रतिगामी ताकतों का मुकाबला करना है। हमको किसी के खिलाफ वैमनस्य नहीं पालना है, हमको न्याय बोध वाले लोग, हम किसी के साथ ज्यादती जुल्मत नहीं करते। लेकिन अगर हम अपने साथ भी अगर न्याय नहीं कर पाएंगे तो सामाजिक न्याय क्या खाक करेंगे। इसलिए वो कहते हैं तो उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत। तो हमको आपको सोना नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो जगी हुई अवस्था में, जो सोए हुए उनको जगाना है, उन तक अपना संदेश पहुंचाना है। और एक जमाना था, कोई बहुत पुराना नहीं, हम लोग भी 95 से जनसभा को देखते सुनते सीखने की कोशिश कर रहे थे। ये वही लालू प्रसाद जी थे जो पशुपति पारस जी के प्रचार में 95 में आए थे। और पहली मर्तबा जब उनको सुना तो हमारे रोए खड़े हो गए। दूसरी जमात में पढ़ता था और उन्होंने आह्वान किया, ए गाय चढ़ाने वालों, ए भेड़ चढ़ाने वालों, सुअर चढ़ाने वालों, वो लकड़ी चुनने वालों, घोंगा बेचने वालों, वो मूस के बिल से दाना निकालने वालों, ताड़ी चुआने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, साफ सुथरा रहना सीखो। तो जैसे गांधी जी ने कहा करो या मरो, तो लालू प्रसाद जी ने नारा दिया पढ़ो या मरो। इसके सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है हमको और आपको अपनी स्थिति को सुधारने के। इसलिए मित्रों, एक बड़ी लड़ाई, और यह लड़ाई सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है। इन लोगों से मुकाबला सिर्फ हम MP MLA बन के, मिनिस्टर बन के नहीं कर सके। वो तो बन रहे, लगातार बन रहे। हमारी पहली सोशलिस्टों की सरकार केरल में थी, थनु पिल्लई की प्रजा सोशलिस्ट पार्टी होती थी, जिस धारा में कर्पूरी जी थे। और लोहिया ने इस्तीफा मांगा कि हम जिस कांग्रेस को कोसते हैं कि निरपराध निहत्थे लोगों पर पुलिस बल प्रयोग न करे, और हमारी सरकार बनने पर बल प्रयोग हो रहा है। और जब मुख्यमंत्री की ओर से पत्र नहीं आया जवाब, तो फिर उन्होंने उस समय के अपने अध्यक्ष को लिखा। और बुजुर्ग आदमी आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश जी जो हताश निराश पहले आम चुनाव में हार के बाद, उनको बुला के डॉक्टर लोहिया को पार्टी से निकलवाया गया। और जब अशोक मेहता जैसे लोग भी लिबिये की सभा कहीं होती थी तो सभा में नौजवान लोग शामिल न होए, इस बात के लिए लोगों को डिक्टेशन देते थे, तब भी डॉक्टर लोहिया ने अपने साथी लिबिये के पक्ष में मजबूती से खड़ा होना गवारा किया। डॉक्टर लोहिया को क्या कम अपमानित किया गया? जब हम देखते हैं इतिहास के पन्नों को झांकते हैं, तो जो लोग इस समाज को बनाने के काम में लगे हुए थे, दर दर पर उनको जिल्लत और जलालत को झेलना पड़ा। तो राजनीति में गालियां बरकत हुआ करती है। अगर कोई आपको कोसे, आपको अपमानित करे, आपको गाली दे, आपकी आलोचना करे, तो उससे विचलित नहीं होना है। क्योंकि जो पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष होंगे या मेंबर होंगे, या जो हमारे सदर मोहतरम हैं या जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो सब लोग भी यही चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बने। और हमारा एक 10 रुपये के सदस्यता वाला साधारण सदस्य भी वही चाह रहा है कि हमारी अपनी सरकार बन जाए, गरीबों की सरकार बन जाए, जनता की सरकार बन जाए, समाजवादी सरकार बन जाए, जो कोई अडानी अंबानी के चंदे से चलने पर कोई मजबूर नहीं है। तो हम सबका लक्ष्य एक ही है और बहुत पवित्र लक्ष्य है। तो हम अर्जुन की तरह उसकी पुतली पर नजर गड़ाए रखें, और जब हम ऐसा कर लेंगे तो हमारी सरकार बनेगी। लोग हैं, कौन नहीं जानता है भाई कि अति पिछड़ों के मामले में बड़े पैमाने पर विधान परिषद नॉमिनेट करा के लालू प्रसाद जी ने भेजा। जिनकी आबादी कम है, ऐसे हमारे भाई बहनों का
चेतना का की रैली करते थे, गांधी मैदान बुला के देवी समाज की रैली रांची मोराबादी मैदान में, जहां महाराणा प्रताप को मदद करने वाले भामा शाह जी का हवाला दे रहे हैं। तमाम चाहे वो हरिशंकर पंडित हो कुम्हार समाज के, चाहे लोहार समाज के हो, तमाम लोग, रविंद्र तांती हो, यूनुस लोहिया हो, किनका किनका नाम बोले। राज्यसभा में रामदेव भंडारी जी लंबे समय तक हमारे यहाँ से जो है बीरी बनाते थे, खगड़िया स्टेशन पर विद्यासागर निषाद को भेजना हो, चाहे जगदम्बी मंडल को राज्यसभा भेजना हो, परमानंद पासवान को भेजना हो, कोई समाज का ऐसा हिस्सा नहीं है, चाहे वो रामकरण पाल गढ़िया समाज की कितनी आबादी है। लेकिन लोहिया जो कहते थे भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इसको लेटर और स्पिरिट में प्रैक्टिस किया। लालू प्रसाद जी कोई उपदेशक नहीं थे, बल्कि उसको जीवन में उतारते थे जो कहते थे। और आज हमको कह रहा है कि भाई अति पिछड़ा जो है उसके हिमायती हम हो गए। अरे नीतीश कुमार जी हमेशा वर्चस्वशाली शक्तियों के सामने घुटने टेकने का काम करते रहे, कोई बुरा न मान जाए। जगदेव बाबू जो कहते थे कि समन्वय से हमेशा शोषकों का फायदा होता है और शोषितों का फायदा हमेशा संघर्ष से होता है। तो संघर्ष के प्रतीक लालू प्रसाद जी हैं, सामाजिक न्याय के प्रतीक लालू प्रसाद जी हैं, लैंगिक न्याय के प्रतीक लालू प्रसाद जी हैं। और हमारे नेता को खलनायक बनाया जाता है। जो ताकतें कर्पूरी ठाकुर जी को नायक के रूप में मानने से इनकार करती रही, वही ताकतें लालू प्रसाद जी को भी खलनायक बनाने पर आमादा रही। और हमारी गलती ये है कि हमने हमेशा दूसरे के चश्मे से नायक और खलनायक को तय करना शुरू किया। तो इसलिए इन सबसे बचते हुए हमको आपको ले जाना है संदेश को कि हमारी सरकार बनेगी तो हर घर की माओ बहनों को माता बहना मान योजना के तहत 2500 रुपया देंगे, ताकि स्त्रियों के बटुए में जब पैसा आएगा तो अपना फैसला खुद ले सकेंगे। तो यह कहते थे हमारे देश की माएं गुलाम है, कोई नहीं सुनता। और जिस घर में माएं अपमानित हों उस घर के बच्चे भी भावनात्मक जोर पाते। अगर कोई कमजोर बच्चे और स्त्रियों पर हाथ उठाए वह एक कायर आदमी। और इसी भावना के साथ हम लोगों की सरकार काम करेगी। महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, छोटे मझोले किस्म के व्यवसायी हो, नोटबंदी करके जिनकी कमर तोड़ दी गई, ऐसे तमाम लोगों की हिमायत में खड़ा होना हम समाजवादियों का फर्ज है। एक ही बात कहते हुए अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और मंगनीलाल मंडल जी से बहुत कुछ हम लोग सीखते आए हैं, भले हमारी मुलाकातें कम हो। मीर का एक शेर है कि मिलिए उस शख्स से जो आदम होवे। हम सब आदम हुआ की संतान है, कोई भूमिहार, कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत, कोई कुर्मी, कोई जोल्हा, कोई पासवान नहीं, हम सब एडम और ईव की संतान है, आदम और हव्वा की, माने कि आदम जात के लोग हैं हम लोग। तो मीर ने कहा जो आपकी शान में मैं पढ़ूं कि मिलिए उस शख्स से जो आदम होवे, कमाल गुरूर उसको कमाल पर बहुत कम होवे, रहे हो घर में सुखन तो गिर्द आवे ये फल्क, मैंने बोले तो पूरी दुनिया आसपास आ जाए। हो घर में सुखन तो गिर्द आवे ये फल्क, और जो खामोश रहे तो एक आलम होवे। तो आपकी खामोशी भी बोलती है, और जब आप बोलते हैं तो पूरा जमाना सुनता है। और इसलिए है कि आपने जीवन भर समाजवाद की खिदमत की और बड़ी सच्ची तपस्या और साधना से इस समाज को रहने लायक जगह बनाने की दिशा में आपने भी अपने हिस्से का थोड़ा पहाड़ तोड़ा है। अब जरूरत है कि हमारी नई पीढ़ी भी अपने हिस्से का पहाड़ तोड़े। आप सबने बहुत धैर्य से, बहुत प्रेम से, तन्मयता पूर्वक मेरे जैसे नए आदमी को सुना, इसके लिए मैं आपका जितना शुक्रिया कहूँ कम होगा। और उत्तम बाबू की स्मृतियों को जिस रूप में भाई रुपेश जी जिंदा रखे हुए हैं, इसी तरह से कोई व्यक्तित्व इतिहास में अमर होता है। उन्होंने तो हमेशा ईमान का पैसा खाया, और दुनिया में दो ही तरह के तो लोग होते हैं, एक हलाल खोर, दूसरे हराम खोर। डॉक्टर लोहिया हलाल खोरों के पक्ष में थे।
और जो पूंजीपति परस्त लोग हैं वो हरामखोरों के पक्ष में है। जो 16 लाख करोड़ इस देश का लुटवाता है, जो उद्योगपतियों के हक में काम करता है, इस देश को नीलाम करता है। और इसलिए हम लोग अपने पुरखों की बातों से प्रेरणा लेते हुए वर्तमान की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए संकल्पित हों। आपका बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, सामाजिक न्याय जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, डॉक्टर लोहिया अमर रहें, बाबू जगदेव अमर रहें, कर्पूरी ठाकुर अमर रहें और तेजस्वी यादव जी जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, बछवाड़ा की महान जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।